हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अप्रेंटिसशिप की बात करेंगे, जो रिफाइनरी और पाइपलाइन दोनों का आपका एग्जाम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे हम। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे रिफाइनरी और पाइपलाइन के। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि 19 नवंबर को मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, आपको ध्यान से देखने हैं एग्जाम टाइम पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्या करना है भाई, सबसे पहले क्या करना है आपको, वीडियो को भाई लाइक कर देना। ठीक है, बहुत मेहनत लगी है इसमें वीडियो बनाने में मुझे। आपको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जितने भी लोग देख रहे हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है उसको पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब करते हैं हम शुरू। यहाँ से पहला क्वेश्चन देखिए भाई। देखिए, मैं आपको क्या करूँगा, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। 50 क्वेश्चन है, तो लगभग लगभग 50 मिनट तो लगने वाली हैं। 50 मिनट या फिर 1 घंटा लगने वाला है इसमें, एक वीडियो में। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपको डिटेल में करवाने वाला हूँ बढ़िया तरीके से। तो जिनको अगर जल्दी है तो वो ना देखें, अपना जो भी कुछ कर रहे हैं वो कर लें। ठीक है, और जो देखने वाले हैं भाई वो ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूँ यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और मैं ये भी बताऊँगा आपको कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, लास्ट टाइम रह गया है आपका, और बहुत मतलब आप लोग सब मेहनत कर रहे होंगे, मुझे पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, फालतू बीच में बातें करते जाएंगे जो ज़रूरी होंगी वो। चलो, तो पहला क्वेश्चन है भाई, जल्दी जल्दी बताओ। मैं जल्दी समय मतलब अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, फास्ट फास्ट करवाऊंगा। ठीक है, तो देखिए, जॉनसन जॉनसन गेज आर अदरवाइज नॉन एज, मतलब कह रहा है जॉनसन गेज को अन्यथा नाम से जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है बताइए, स्लिप गेज है या फिर रेडियस गेज है, स्नैप गेज है या फीलर गेज है, बताइए भाई। आपको मैं 4 से 5 सेकंड दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, 4 से 5 सेकंड में आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या भाई, स्लिप गेज। ठीक है, स्लिप गेज हो जाएगा। चलिए, तो स्लिप गेज ये आंसर हो। स्लिप गेज देखो क्या होता है, स्लिप गेज देखो ये रखे हैं बॉक्स में, जो रखे हैं ना ये सारे स्लिप गेज हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जितने भी आपके माइक्रोमीटर्स हैं, गेज हैं जितने, उनकी स्लिप गेज से क्या होता है, चेक द एक्यूरेसी ऑफ ऑल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए स्लिप गेज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर बताइए सभी लोग, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द मीन बाई HVOF इन मेटल कोटिंग, मतलब आपको बताना है HVOF। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बताइए HOVF तो क्या होगा, हाई वेलोसिटी ऑक्साइड फिलर होगा, हाई विस्कस ऑक्साइड फ्लूइड, हाई विस्कस ऑक्सीजन फ्यूल, हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल। बताइए HVOF का फुल मीन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल। ठीक है, डी आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहाँ पे बात आई थी लेपन की। ठीक है, मतलब मेटल कोटिंग की। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो बनते हैं, क्या बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन क्या बनते हैं, गैल्वेनाइजिंग बनता है। सबसे पहले गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक डिफ्यूजन जिंक बाई हॉट डिपिंग। मतलब आपको क्या कर रहा है, कोई भी आपके मेटल है, कोई भी मेटल है, उस पर क्या कर रहे हैं, इसको डिपिंग कर रहे हैं एक एक उसमें जिंक का। ठीक है, जिंक में इसको डिपिंग कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक की कोटिंग चढ़ जाएगी इस पर, तो इसको बोलेंगे गैल्वेनाइजिंग। ठीक है, अब इस जिंक को हम हटा रहे हैं और इस जिंक को रिमूव कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे सेराडाइजिंग, मतलब जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, जिंक को कब हटाना है तो जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस बोलेंगे। उसके बाद पार्कराइजिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो, पार्कराइजिंग क्या होता है, पार्कराइजिंग होता है फास्फेट कोटिंग ऑन स्टील। मतलब ये कोई स्टील है, स्टील के ऊपर आप अगर फास्फेट की कोटिंग कर रहे हो, ठीक है, फास्फेट की कोटिंग कर रहे हो तो उसको पार्कराइजिंग बोलेंगे। ये तीनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेना भाई ध्यान से। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आंसर बताइए भाई। जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि आप देर लग जाती है ना तो सही भी नहीं लगता, मुझे पता है। चलिए आंसर बताइए सभी लोग, ध्यान से आंसर बताइए। और भाई रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के कुछ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आप सभी लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना आज। मतलब मैंने देखा है कि अगर 1000 लोग देख रहे हैं, तो अगर एक वीडियो पर सबने अगर एक एक बार में अगर 1000 लाइक कर दिया तो भाई मज़ा आ जाएगा, मैं दिल खुश हो जाएगा मेरा। एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, लाइक ज़रूर कर देना इस बार, क्योंकि लाइक नहीं करते हो तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे भी, मतलब मोटिवेशन नहीं मिलता है आगे वीडियो बनाने का, और फिर ऐसा लगता है कि लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं लोग। चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरफ्रेंस फिट।
तो आप सभी को पता है 3 टाइप की फिट होती हैं, ठीक है। तो आपको फिट पढ़ लेनी है, फिट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाइपलाइन में जो काम होता है वो फिट बहुत ज़रूरी होता है। पाइप, होल्स, डायमीटर, ये फिट आपको देखना, मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है ना उसमें से देख लेना फिट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रिंकेज फिट, ठीक है, श्रिंक फिट हो जाएगा। तो फिट आपको देख लेना। ये 50 क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे आपको आइडिया मिल जाएगा एक किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, सभी लोग पढ़ो। फिलर गेज आर यूज टू, तो फिलर गेज होता है चेक एंड मेजरिंग द बियरिंग क्लियरेंस, ऑल ऑफ एप्शन, चेक द सेट ऑफ स्पार्क प्लग गैप, चेक द गैप बिटवीन द मीटिंग पार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो क्या जाएगा बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। देखिए चेक द मेजरिंग बियरिंग क्लियरेंस, जो बियरिंग होती है, ठीक है, बियरिंग होती है उसके यहाँ इस जगह पे ऐसे करके बॉल्स लगी होती हैं, ठीक है, और क्रोम स्टील की बनी होती हैं। ये बॉल होती हैं वो क्रोम स्टील की बनी होती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टील की बॉल, तो यहाँ पे क्या है कि इस बॉल के यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, देखो मैं कहाँ पे मार कर चला रहा हूँ, इस जगह पे ऐसे करके क्लियरेंस होता है इस जगह पे। तो अभी मैं फिलर गेज दिखाऊंगा आपको। तो इस जगह पे क्लियरेंस मतलब जगह होती है, बहुत पतली सी जगह होती है, छोटी सी। तो उसको चेक करने के लिए किया जाता है, मतलब यहाँ पे बॉल्स घिस तो नहीं गई हैं, ये चेक करा जाता है, ठीक है। तो चेक द मेजरिंग बियरिंग क्लियरेंस, तो चेक द सेट स्पार्क प्लग गैप एंड चेक द गैप बिटवीन टू मैटिंग पार्ट, मतलब कोई भी दो मैटिंग पार्ट्स हैं जहाँ पे मान लो कि मैटिंग्स पार्ट हो रहे हैं, ठीक है, पार्ट्स जो मिल रहे हैं, तो इस जगह पे वो गेज को डाला जाएगा और यहाँ पे चेक करी जाएंगी चीज़ें, ठीक है। चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो, क्वेश्चन अब क्या है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ। देखो ये क्या है, प्लग गेज। प्लग गेज का यूज़ किया जाता है चेक द लिमिट एंड एक्यूरेसी ऑफ होल, मतलब कोई भी होल है उसके अंदर इसको डाल के पता करा जाएगा। जैसे मान लो ये है आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ये होल आपको दिख रहा है, और ये वाला ये रेड कलर का होता है वो नो गो होता है, नो गो होता है। ये वाला जो होता है वो गो होता है, यहाँ पे लिखा है देखो ये गो। तो अगर ये वाला हमें क्या है, हमें ये पार्ट बनाना है, ठीक है, ये पार्ट हमारे पास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला गो वाला, इसके अंदर डाल के देखेंगे भाई, ठीक है, और जा रहा है तो ये प्रोडक्ट सही है, और नहीं जा रहा है तो क्या कहते हैं, ख़राब है। और ये वाला पार्ट तो जाना ही नहीं चाहिए इसके अंदर, ठीक है। कुल मिला के ये चीज़ हो गई। स्नैप गेज होता है, मान लो कि ये यहाँ से इस तरीके से ऐसे करके इसको फिट कर दिया है इस तरीके से, तो स्नैप गेज होगा मीजिंग द आउटसाइड डायमीटर एंड शाफ्ट एंड स्टड। तो आउटसाइड जो डायमीटर होता है ऐसे करके इसको चेक करेंगे, आउटसाइड डायमीटर लगा लगा के, ठीक है, पता होगा बहुत सारे लोगों को। तो इससे क्या होगा, आउटसाइड डायमीटर चेक कर सकते हैं इसका, कोई भी प्रोडक्ट का, ठीक है। ये होता है फिलर गेज, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था। तो फिलर गेज में अलग अलग पत्तियाँ होती हैं, दिख रही हैं, ये बहुत काम आएगी वहाँ पर रिफाइनरी में जब जाओगे तो फिलर गेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिलर गेज होता है टू चेक द क्लियरेंस बिटवीन टू मैटिंग पार्ट्स, दो मैटिंग पार्ट्स के बीच आपको क्लियरेंस पता चलेगा इससे, ठीक है। चलिए ये क्या है अभी, ये है रिंग गेज, आपको दिख रहा है रिंग गेज। जैसे मान लो आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, ऐसे कोई प्रोडक्ट है और उसमें क्या है कि आपको थ्रेड लगी हुई है, ये मैं ऐसे थ्रेड बना रहा हूँ और इसके ऊपर ये वाला प्रोडक्ट है, इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे, ठीक है, घुमाएंगे इसको यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, रिंग गेज से क्या होगा, टू चेक द डायमीटर ऑफ और शाफ्ट और स्टड, मतलब उसका डायमीटर हम चेक करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बताइए भाई। देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, टू एक्यूरेसी ऑफ माइक्रोमीटर कैलिपर्स डायल इंडिकेटर कैन बी चेक्ड बाई। तो जस्ट मैंने अभी बताया था कि क्या था ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, स्लिप गेज हो जाएगा, ठीक है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या आंसर होगा बताइए, सभी लोग बताना है, ठीक है। लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर, मतलब मेजरमेंट यहाँ पे मैं मेट्रोलॉजी यहाँ पे मैं करा रहा हूँ। और देखो पंप पंप आएगा, पंप से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो पंप का क्वेश्चन मैं बता दूंगा, लास्ट में बताऊंगा कहाँ से तो आपको देखने हैं। टॉप क्वेश्चन है वहीं से आएंगे सारे, ठीक है, और बॉयलर से हैं, सारी चीज़ें लास्ट में बताऊंगा। देखिए पहले वीडियो देखिए, लास्ट लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट होती है वो कितनी होती है बताइए, क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट, 0.01 या फिर 0.001 या फिर 0.01 या फिर ये वाला, बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, 0.01। अब यहाँ पे जितनी भी माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट बनती है वो मैं बता दे रहा हूँ। देखो लिस्ट काउंट होती है क्या है, मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस होती है जिसको हम मेजरमेंट कर सकें, ठीक है, वी कैन मेजर। तो यहाँ पे आउटसाइड जो माइक्रोमीटर होती है उसकी जो लिस्ट काउंट होती है, ये सब लिस्ट काउंट है,
ये क्या है, लीस्ट काउंट है। तो 0.01 हो गई किसकी, आउटसाइड माइक्रोमीटर की। इनसाइड माइक्रोमीटर की सेम होती है। और 1 ईयर कैलिपर्स होता है 0.02 mm, और यहाँ पे यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर होता है उसका 5 मिनट होता है। ठीक है, ये लीस्ट काउंट हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। अभी जो रिफाइनरी का एग्जाम हुआ था जूनियर इंजीनियर वाला, वहाँ से कैड के हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। कैड हेल्प इन, सहायता करता है, मतलब CAD होता है, सेड कैड। कैड की फुल फॉर्म भी पूछी है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, क्या होती है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होती है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, इसका जो सहायता करता है किसमें करता है, आइडेंटिफाइंग ऑल पॉसिबल व्यू और फॉर ड्राइंग, एनालिसिस ड्राइंग ओनली विद रिगार्ड्स ऑफ एनालिसिस, स्टोरेज ऑफ 2D ड्राइंग डिजिटल फॉर्मेट ओनली, प्रोवाइड्स नेटवर्किंग ऑफ सच ड्राइंग्स ओनली। जल्दी बताइए क्या करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल व्यू फॉर ड्राइंग, मतलब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, 2D और 3D दोनों ड्राइंग अच्छी तरीके से बना सकते हैं और पॉसिबल ड्राइंग बना सकते हैं अच्छी अच्छी। ठीक है, तो यहाँ से कंप्यूटर एडेड डिजाइन बोलेंगे इसको, CAD। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी को आंसर बताना है करेक्ट आंसर। ए रिंग गेज इज यूज फॉर मेजरिंग, तो रिंग गेज मैंने जस्ट अभी बताया था, इस तरीके का गोल रिंग गेज था। तो क्या करता है वो, आउटसाइड डायमीटर बट नॉट राउंडनेस, राउंडनेस बट नॉट आउटसाइड डायमीटर, बोथ आउटसाइड डायमीटर एंड राउंडनेस ओनली एक्सटर्नल डायमीटर। तो बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या करेक्ट आंसर होने वाला है इसका। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा अभी, इसका आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। ठीक है, बोथ आउटसाइड डायमीटर एंड राउंडनेस, C ऑप्शन इसका हो जाएगा। सभी लोग आंसर दिया करो, ठीक है, कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग आंसर ही नहीं दे रहे हैं, आंसर दो सभी लोग तब अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्राइंग से, क्योंकि ड्राइंग से भी एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे देखो बहुत सारा डेटा है, आपको मिल जाएगा, आप देखोगे ना, मतलब लेकिन बात ये है ना, कोई देखना नहीं चाहता प्ले लिस्ट में। इसरो में मैंने ड्राइंग करा रखी है बढ़िया तरीके से, इसरो की अगर प्लेलिस्ट खोलोगे ना आप, तो वहाँ पे ड्राइंग करा रखी है मैंने अच्छी तरीके से। तो ड्राइंग के जो क्वेश्चन है वो करने हैं आपको, बहुत अच्छे से समझा समझा के कराएं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज 200 किलोमीटर एंड ऑन ए मैप इट्स शोन 5 सेंटीमीटर, द RF ऑफ द स्केल विल बी। तो RF बताना है आपको, RF कैसे निकालेंगे बताइए। यदि दो स्टेशनों के मध्य की दूरी दे रखी है आपको 200 किलोमीटर, तथा यह मैप में यह दूरी 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित की जाती है, तब मैप पैमाने का RF बताना है। RF कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे निकालेंगे RF। देखिए RF कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दूं। RF निकालने के लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए दो स्टेशन की दूरी दे रखी है 200 किलोमीटर और मैप में ये दूरी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो देखो 5 सेंटीमीटर जो मैप में दे रखी है वो ऊपर लिखते हैं और 200 नीचे लिखेंगे। ठीक है, इंटू 200 किलोमीटर दे रखा है तो 1000 का हम गुणा करेंगे, और सेंटीमीटर में करना है हमको किलोमीटर को, तो 100 का हम यहाँ पे गुणा कर देंगे। देखो 5 से काटो, 5 चौक 20 और 3 जीरो ये है, 1 2 3 और 2 जीरो ये है, 2 4 तो 6। देखो 1/, आपको ये आ जाएगा ये वाला आंसर B ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सभी को आंसर बताना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गैंट चार्ट इज यूज फॉर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ठीक है, लाइक कर देना भाई। ठीक है, गैंट चार्ट जो होता है इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए होता है, मटेरियल हैंडलिंग के लिए होता है, प्रोडक्शन शेड्यूल के लिए होता है, मशीन आउट यूटिलाइजेशन के लिए होता है। बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गैंट चार्ट जो होता है वो होता है मटेरियल, किसके लिए होता है, मटेरियल हैंडलिंग के लिए। ठीक है, किसके लिए होता है भाई, कौन बता रहा है मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग के लिए नहीं होता है, प्रोडक्शन शेड्यूल के लिए होता है। ठीक है, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, C आंसर इसका हो जाएगा। गैंट चार्ट जो होता है प्रोडक्शन शेड्यूल के लिए होता है, मतलब आपको गैंट चार्ट दे रखा हो इस तरीके से, आपको प्रोडक्शन वहाँ पे किस तरीके से आपको शेड्यूल करना है। ठीक है, इस तरीके का चार्ट होता है वहाँ पे, जब आप कंपनी में काम करोगे तो आपको पता चल जाएगा गैंट चार्ट होता क्या है। तो प्रोडक्शन का शेड्यूल करना होता है, प्रोडक्शन जितना होता है उसका शेड्यूल बनाना होता है। ठीक है, गैंट चार्ट। अब देखिए बिन कार्ड क्या होता है, बिन कार्ड, एक बिन कार्ड है, तो गैंट चार्ट बिन कार्ड में दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो बिन कार्ड होता है, बिन कार्ड उपयोग होता है मशीनिंग, लोडिंग, स्टोरेज, अकाउंट या फिर नन ऑफ दिस। बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो बिन कार्ड जो होता है उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B ऑप्शन। ठीक है, स्टोरेज में होता है, स्टोर्स होते हैं ना, स्टोर्स
उसमें यूज़ किया जाता है इसका बिन कार्ड का यूज़। मतलब जैसे कितना माल कहाँ गया, ठीक है, इस तरीके से। जैसे मान लो कोई भी यहाँ पे कुछ भी मान लो कि ये शॉप B1 है और ये शॉप 2 है, ये शॉप 3 है, इस तरीके से मान लो कर दिया। और यहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट का नाम मान लो रख दो, बी प्रोडक्ट है, कोई C प्रोडक्ट है, उसको मतलब किस टाइम पे किसको भेजना है, किस जगह कितना माल माल भेजा, 20, यहाँ पे 25, यहाँ पे 30, इस तरीके से। तो ये स्टोर्स होते हैं, उसमें काम आता है बिन कार्ड्स। चलिए, तो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा दूँ, बिन कार्ड्स ये होता है, आपको दिख रहा होगा साफ के नहीं दिख रहा पता नहीं। तो बिन कार्ड ये गया, ठीक है, बिन कार्ड ये गया। तो यहाँ पे बिन नंबर लिखा जाता है, मैक्सिमम क्वांटिटी लिखी जाती है, कोड नंबर लिखा जाता है, मिनिमम क्वांटिटी लिखी जाती है, डेट लिखी जाती है, यहाँ पे कितनी कितनी डेट है, क्वांटिटी रिसीव कितनी कितनी रिसीव हुई है, इश्यू कैसे हुआ है, बैलेंस कितना है इसका, रीमार्क कितना है, इस तरीके से आपका होता है ये। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। ट्रूइंग इज द प्रोसेस ऑफ, ट्रूइंग जो होता है, क्या प्रोसेस होता है ट्रूइंग का, सभी को आंसर बताना है। ट्रूइंग का प्रोसेस क्या होता है? तो ट्रूइंग का हीटिंग द मेटल ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, पाउडर मेटलर्जी, मेटेलिक कोटिंग, चेंजिंग द शेप ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। तो ट्रूइंग जो ऑप्शन होता है, मतलब प्रोसेस होता है, वो चेंजिंग द ग्राइंडिंग व्हील, मतलब चेंजिंग द शेप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। जो ग्राइंडिंग व्हील की हम शेप चेंज करेंगे ना, अपघर्षक पहिए के आकृति में परिवर्तन, वो होगी ट्रूइंग, उसको हम ट्रूइंग बोलेंगे। तो ग्लेजिंग है, ट्रूइंग है, ये सारे प्रोसेस हैं, आप देख लेना। मैंने ग्राइंडिंग की वीडियो भी बना रखी है, प्लेलिस्ट में सर्च करना आपको मिल जाएगी, ठीक है, या फिर ग्राइंडिंग बाई MRK मैकेनिकल डालना आपको मिल जाएगी, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ आपको सर्च करनी है तो एक बार मतलब आप बाई MRK करके स्टडी या फिर MRK मैकेनिकल करके आप सर्च कर सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देखिए, 13, कमर्शियल आइस प्लांट वर्क ऑन। तो कमर्शियल आइस प्लांट होते हैं, किस पर वर्क करते हैं? वेपर कंप्रेशन साइकिल, यह लगे पल्स द रेफ्रिजरेशन, वेपर एब्सॉर्प्शन साइकिल, वर्टेक्स ट्यूब। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइए, जल्दी जल्दी आंसर, जितना जल्दी जल्दी आंसर दोगे उतना ही मैं जल्दी जल्दी करवा दूंगा। इसका करेक्ट आंसर वेपर कंप्रेशन साइकिल। तो वेपर कंप्रेशन साइकिल होते हैं वो कमर्शियल आइस प्लांट होते हैं, उसमें वर्क करता है ये संपीड़न चक्र। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 देखेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करके जाना। VT की पावर N=C, टूल लाइफ इक्वेशन के लिए। चलिए देखते हैं क्या है। इन ए सिंगल पॉइंट टर्निंग ऑपरेशन विद ए सीमेंटेड कार्बाइड एंड स्टील कॉम्बिनेशन हैविंग टेलर एक्सपोनेंट, टेलर एक्सपोनेंट N बराबर आपको दे रखा है 0.25। ये चीज़ यहाँ पे हो गई। कटिंग स्पीड इज हाफ, तो कटिंग स्पीड आपको दे रखी है हाफ। तो टूल लाइफ विल बी, तो टूल लाइफ कैसे, तो इसको मैं कॉपी पे कराने वाला हूँ आपको, ठीक है, देखना है भाई। इसका करेक्ट आंसर आपको सभी लोगों को बताना है क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसको कराता हूँ, ठीक है, कॉपी कॉपी पे कराता हूँ इसको। देखिए, टूल लाइफ इक्वेशन में मैं बात करूँ तो टूल एक्सपोनेंट होता है वो 0.25 ये दिया रखा है आपको, और कटिंग स्पीड दे रखी है आपको 1/2, हाफ दे रखी है, और टूल लाइफ पूछ रहा है। तो टूल लाइफ इक्वेशन होती है VT की पावर N=C। इसमें हम क्या करेंगे, V बराबर तो 1/2 रखा है, तो 1/2 हाफ दे रखी है, इंटू टी तो ऐसा ही है, ये तो निकालना है, N दे रखा है 0.25, और ये कांस्टेंट होता है C रख दिया, ठीक है। ये दो इधर ले जाएंगे तो T की पावर 0.25 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2C, ठीक है, दो इधर ले जाएंगे। अब 0.25 को इधर इधर ले जाएंगे अगर, तो 2 की पावर 1/, में आ जाएगा 1/0.25, ठीक है, C। तो T बराबर 0.2 पॉइंट से अगर इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है, और 25 चौका 100, 4 बार, ठीक है, 2 की पावर यहाँ पे आ गया 4C। तो 2 की पावर 4 आ गया तो कितना होगा 16C। तो 16 टाइम हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है, क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, और इस टाइप के क्वेश्चन आ भी सकते हैं, कुछ भी वैल्यू दे सकता है आपको और पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फॉलोइंग टूल सिग्नेचर इज स्पेसिफाइड फॉर ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल अमेरिकन सिस्टम। देखो आपको एक कोई वैल्यू दे रखी होती है, 10, 12, 8, 6, 15, 20, 3, इसमें से देखो ये 7 होते हैं कुल मिला के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। सबसे लास्ट वाला तो नोज रेडियस होता है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि इस वाली जो 7 वैल्यू जो अंक है, 10, 12, 8, 6, इसका अलग अलग मतलब होता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में जैसे कोई रैक एंगल होता है, कोई साइड रैक एंगल होता है, इस तरीके से होते हैं। तो मैं इसको बताने वाला हूँ, तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग बताइए, अगर आपको आता है तो बताइए।
क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइए भाई। मतलब इसमें पूछ रहा है कि ये जो पूछ रहा है इसमें कि फॉलोइंग सिंगल सिग्नेचर इज स्पेसिफाइड फॉर ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल अमेरिकन सिस्टम। इसमें 12 आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। 12 है, 12 क्या रिप्रेजेंट करता है इसके अंदर, 12 मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, साइड कटिंग एज, साइड रैक एंगल, बैक रैक एंगल, साइड क्लियरेंस एंगल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, साइड रैक एंगल, ठीक है। तो इसको मैं अब समझा देता हूँ एक स्लाइड में अच्छी तरीके से, चलिए देखते हैं। देखिए भाई यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको, जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे पूछा गया 10, 12, 8, 6, 15 और 20, 3, इसमें जो 12 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए टूल सिग्नेचर के जो टूल सिग्नेचर होता है उसमें एलिमेंट जो होते हैं वो 7 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन सातों का अलग अलग मतलब होता है, ठीक है। 7 एलिमेंट होते हैं, इनका अलग अलग मीन्स होता है। जैसे 10 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पे ये इसका साइन होता है बैक रैक एंगल, ठीक है। उसके बाद 20 है, 20 जो कर रहा है साइड रैक एंगल। उसके बाद 7 है, 7 कर रहा है एंड कटिंग रिलीफ एंगल। फिर 6 है, 6 है वो है साइड कटिंग रिलीफ एंगल। और 8 है, वो 8 कर रहा है एंड कटिंग एज एंगल। और 15 है, 15 कर रहा है साइड कटिंग एज एंगल। और अल्फ़ा कर रहा है, ये 2 है ना, 2 ये कर रहा है नोज रेडियस, ठीक है। तो इसमें आप समझ लीजिए कि आपको देखो 3 दे रखा है वो नोज रेडियस है, ठीक है। 12 जो रिप्रेजेंट कर रहा है तो बीच में है ये 20 के बराबर ही है एक तरीके का। तो 20 वाला क्या है साइड रैक एंगल, तो ये भी क्या हो जाएगा साइड रैक एंगल, ठीक है। तो ये सारा जो डेटा है वो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको तैयार करना है, ठीक है। एक बार अच्छे से तैयार कर लेना, बैक रैक एंगल, साइड रैक एंगल, एंड कटिंग रिलीफ एंगल, साइड कटिंग रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल एंड नोज रेडियस, ऐसे करके आपको तैयार कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 देखिए, ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड। बताइए 2 डायमेंशनल कटिंग होती है, 3 डायमेंशनल कटिंग हो, तो ये सब आपको देखनी पड़ेंगी थोड़ी बहुत। तो ऑर्थोगोनल कटिंग जो होती है वो कैसी होती है, 1 डायमेंशनल कटिंग होती है, या फिर 2 डायमेंशनल कटिंग होती है, 3 डायमेंशनल कटिंग होती है, या फिर नन ऑफ। बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑर्थोगोनल कटिंग होती है वो 2 डायमेंशनल कटिंग होती है, 2 डायमेंशनल कटिंग होती है। अब इसको कैसे समझेंगे, मान लो आपका कोई भी प्रोडक्ट है इस तरीके से, और ये एक्स एक्स डायरेक्शन और ये बाय बाय डायरेक्शन, कोई भी टूल है, ठीक है। मान लो ये टूल है आपका, तो ये सिर्फ क्या कर रहा है एक्स एक्स डायरेक्शन में चल रहा है और या फिर बाय बाय डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसको बोलेंगे 2 डायमेंशनल कटिंग। और इसके बाद अगर एक्स और वाई और जेड डायरेक्शन में और चले तो 3 डायमेंशनल कटिंग बोलेंगे उसको, ठीक है। तो ध्यान रखना ऑर्थोगोनल कटिंग जो होती है वो 2 डायमेंशनल कटिंग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 17 नंबर क्वेश्चन का, टेलर टू लाइफ इक्वेशन इज आल्सो फॉलोइंग। क्या आंसर हो जाएगा बताइए इनमें से क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था वी टी की पावर एन इजकल टू सी, ये टू लाइफ इक्वेशन होती है, टेलर टू लाइफ इक्वेशन, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें से, वी टी की पावर इजकल टू सी ऑप्शन हो जाएगा, वी टी की पावर एन इजकल टू सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, 18 क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, बताइए सभी लोगों को बताना है। GUI का संक्षिप्त नाम क्या है, ग्लोबल यूनिफॉर्म इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिफॉर्म इंटरफेस और जियोमेट्रिक यूजर इंटरफेस। बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, सभी लोगों को बताना है। तो क्या आंसर हो जाएगा भाई इसका, सही से आंसर बताओ सभी लोग। तो क्या आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ग्राफिकल यूनिफॉर्म इंटरफेस, ठीक है। और कोई दिक्कत हो रही है तो बता देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द चैम्फरिंग इज ए ऑपरेशन ऑफ। चैम्फरिंग जो होती है वो क्या ऑपरेशन होता है, बेवलिंग द एक्सट्रीम एंड ऑफ द वर्क पीसेस, एम्बोसिंग डायमंड शेप पैटर्न ऑन द surface of work pieces, reducing the diameter of the piece of work and enlarging the end of the whole cylindrically। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा पता है ए, बेवलिंग द एक्सट्रीम एंड ऑफ ए वर्क पीस। बेवलिंग होता है क्या, जैसे मान लो कि ये कोई मान लो आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये इस टाइप का है, पहले सबसे पहले इस टाइप का है, ठीक है। मैं आपको इस बना रहा हूँ, समझा दूँ थोड़ा सा, है परेशान न होना भाई। तो इस तरीके से ये, और इसको क्या किया आपने,
मतलब इस शेप में बना दिया। तो ये जो शेप है ना, ये वाली, ये जो शेप है आपको दिख रही है, एक ये शेप है, तो यही होती है बेवलिंग। ठीक है, इसको ही बोलते हैं चैम्फरिंग। चैम्फरिंग इसको ही बोलेंगे। तो आपने क्या किया, तो कोई भी आपका पार्ट है, ठीक है, उस पार्ट को यहाँ से आपने इस तरीके से कट कर दिया। ठीक है, तो ये बन कैसे गया, इस तरीके से, इस तरीके से बन गया। तो ये वाला जो पार्ट है वो चैम्फरिंग बोलेंगे। क्लियर हो गया। तो इसको बोलेंगे बेवलिंग द एक्सट्रीम ऑफ द एंड ऑफ वर्क पीसेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए, क्या आंसर होगा, करेक्ट आंसर बताइए। अप मिलिंग इज द आल्सो कॉल्ड एज, अप मिलिंग जो होती है क्या बोलते हैं भाई, अप मिलिंग, बताइए। ये कोई वर्क पीसेस है और ये कोई, ये क्या है, इस तरीके से मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सा बना दे रहा हूँ। तो अप मिलिंग ऐसे होगी, मतलब क्या है कि ये जो इस तरीके से आपको यहाँ पे फीड तो इस तरीके से दी जाएगी वर्क पीसेस को, ये इस तरीके से यहाँ पे इस डायरेक्शन में चलेगा, ये इस डायरेक्शन में चलेगा। ये क्या है, टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, मिलिंग, मिलिंग बोलते हैं इसको। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, मिलिंग, मिलिंग मशीन में मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज़ होता है, ठीक है, जिसमें मल्टी पॉइंट होते हैं। तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं भाई, अप मिलिंग को क्या बोलेंगे, दूसरा नाम क्या है इसका, तो इसका नाम है कन्वेंशनल मिलिंग मशीन, कन्वेंशनल मिलिंग मशीन। ठीक है, चलिए, तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इसके। चलिए इसका आंसर बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको पूरे, ठीक है, आपको साथ लास्ट तक साथ में बने रहना है। और जो भी मेहनत कर रहे हैं वो उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा, मैं दिल से कह रहा हूँ। जो लोग दिल से मेहनत कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं मेरा, मैं मेहनत करके आपको पढ़ाता हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं बनाता किसी को। ठीक है, ये यहाँ पे मैं क्वेश्चन कराता हूँ, लेकिन जब डिटेल में समझाने की बात आती है तो पूरी जान लगा देता हूँ आपको समझाने में। और हाँ, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हो कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं फिर दूसरी तरीके से समझाऊंगा उसको, लेकिन बताऊंगा ज़रूर। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज द यूज इन, तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है वो किस में यूज होता है, मिलिंग मशीन, ब्रोचिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, शेपिंग मशीन। यहाँ पे देखो एक चीज़ और आई थी, मैं आपको क्लियर बता दूँ। इस वाले क्वेश्चन में आया था, थोड़ा सा रुकना, इस वाले क्वेश्चन में एक चीज़ आई थी, एम्बॉसिंग। एम्बॉसिंग थी क्या, डायमंड शेप। देखो एम्बॉसिंग होती क्या है, जैसे मान लो आपका कोई भी ये पेचकस है, ठीक है, इस तरीके का कोई पेचकस है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, बना लूँ सही इस तरीके से, चलो इस बन गया, ओके। तो पेचकस में क्या करोगे आप, इस तरीके से, ये चिकना है मान लो पहले, तो अब चिकना, चिकना है, जब पेचकस से कसोगे आप किसी भी बोल्ट को या फिर किसी भी मतलब पेच को कसोगे, तो क्या होगा भाई वहाँ पे, वो पेचकस अपने हाथ से स्लिप हो जाएगा। तो स्लिप करने से बचाने के लिए ये डायमंड शेप बनाना पड़ता है, ये जो है ना वो डायमंड शेप है। और तो डायमंड शेप को बनाने के लिए ये क्या करते हैं, एम्बॉसिंग करते हैं, एम्बॉसिंग, एम्बॉसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। अब मिलिंग हो गया। और क्विक रिटर्न मैकेनिज्म देखिए, देखो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है वो किस में होता है भाई, बताइए किस में होगा सॉरी, शेपिंग मशीन में होगा। ठीक है, शेपिंग मशीन होगा। तो शेपर मशीन होती है, तो शेपर मशीन में जो टूल यूज़ होता है मैं आपको बता दूं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है शेपर मशीन में। ठीक है, और शेपर मशीन में आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या है आपको बता दूं कि जो वर्क पीसेस होता है उसको फिक्स किया जाता है, और टूल क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। टूल होता है क्या करते हैं, मोशन करता है इधर उधर। ठीक है, ये चीज़ याद रख हो गई। और प्लेनर में क्या होता है, प्लेनर मशीन में ये टूल है ना ऊपर नीचे गति करता है, मोशन करता है। तो प्लेनिंग मशीन हो गई वो, सॉरी, वो हो गई आपकी शेपर मिलिंग होती है, शेपर हो गया। और आपकी बताना क्या क्या होता है, ऊपर नीचे जो गति करता है ना टूल, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अचानक से। और एक होती है प्लेनर। ठीक है, प्लेनर में क्या होता है कि आपका जो जो ये आपका वर्क पीसेस है, ठीक, ये वर्क पीसेस है और ये क्या है आपका टूल है। तो वर्क पीसेस यहाँ पे मोशन करता है, ये फिक्स रहता है, ये चीज़ ध्यान रखना। समझ में आया। प्लेनर में क्या होता है, ये वर्क जो वर्क पीसेस होगा वो मोशन करेगा, बहुत बड़े बड़े वर्क पीसेस पे ये कटाई होती है, छिलाई होती है कुल मिला के। ठीक है, चिप्स के फॉर्म में छिलाई होती है शेपर मशीन में। तो शेपर, प्लेनर और स्लॉटिंग होती है, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, स्लॉटिंग होती है, बताना वो उसमें। ठीक है, आप सभी को अगर पता हो तो ये बताइए भाई। इसको तो मैंने फिगर दे ही दिया आपको पहले से ही, इसमें क्या बताना, देखो
बफिंग व्हील्स आर मेड ऑफ, ये इंटरव्यू में एक बार पूछा गया था, इंटरव्यू में एक बार पूछा गया था जब मैं डिप्लोमा पढ़ता था उस टाइम पे, तो कंपनी आई थी उस टाइम पे, तो पूछा था कि भाई बफिंग को स्पेसिफाइड, बफिंग क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ बफिंग। तो ऐसे पूछ लेते हैं कभी कभार। तो बफिंग में क्या आता है कि कोई भी प्रोडक्ट आपका, सबसे पहले आप मान लो ग्राइंडिंग कर रहे हो, छील रहे हो, ठीक है, और ग्राइंडिंग कर रहे हो, उसके बाद आपका फिनिशिंग करोगे, उसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और लास्ट में आता है ये मान लो सुपर फिनिशिंग के बाद आपका बफिंग होता है। सुपर फिनिशिंग जब हो जाती है आपके पास बफिंग होगा। बफिंग क्या करेगा कि कोई भी प्रोडक्ट है आपका बनाया हुआ है उसमें क्या चमक प्रदान करेगा, ठीक है, शाइन के लिए होता है, शाइनिंग शाइनिंग प्रोवाइड करने के लिए होता है बफिंग। तो बफिंग एक आपको दिख रहा होगा ये पहिया एक तरीके का। तो भाई बफिंग जो होता है, बफिंग किसका बना होता है, कॉटन का, ठीक है, कॉटन एंड फैब्रिक, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइए। द मेन पर्पज ऑफ टेम्पलेट इज, मैं बार बार इस क्वेश्चन को इसलिए कराता हूँ, ये बार बार पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, किसी ना किसी एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाता है। बताइए, द मेन पर्पज ऑफ टेम्पलेट टू इंश्योर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, टू प्रोवाइड इफिशियंट वेंटिंग, टू एनलार्जिंग द मोल्ड बॉक्सेस, टू सपोर्ट द कोर। बताइए। तो आप सभी जानते हैं टेम्पलेट जो होता है कोर को सपोर्ट करने के लिए होता है, टू सपोर्ट द कोर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कोर क्या होती है भाई, कोर देखो, फिर उसके बाद हम देखेंगे टेम्पलेट। देखो आपके पास कोई भी एक बॉडी है, ये इस तरीके से, ये बॉडी क्या है, सॉलिड है, ठीक है, ये बॉडी सॉलिड है, मैं इसको सॉलिड बना रहा हूँ पूरा, मतलब इसमें कलर मैंने इसको भर दिया, मान लो किसी से, बालू से, जो भी है, ठीक है, ये भर दिया। अब इस बॉडी को क्या करना है मुझे, अंदर से मतलब हॉलो बनाना है, ठीक है, अंदर से ये हॉलो बनाना है इस तरीके से। अब ये हॉलो बन गई, तो हॉलो बनाने के लिए जो बालू यूज़ करी जाएगी आपकी, ठीक है, जो बालू यूज़ करी जाएगी कोई भी ऐसी, तो उसको हम बोलेंगे कोर, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कोर। अब देखो क्या लिखा है, द कोर आर डिफाइन एज द सैंड बॉडी, मतलब एक सैंड बॉडीज होती है यूज टू फॉर्म ऑफ द हॉलो पोर्शन, हॉलो पोर्शन बनाने के लिए यूज़ की जाती है, और कैविटी ऑफ डिजायर शेप एंड साइज ऑफ कास्टिंग, ठीक। तो आई होप आपको कोर समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोर के बाद इस कोर को जो सपोर्ट करेंगे, मान लो ये सैंड बॉडीज होती है, मतलब सैंड का मतलब बालू की बॉडी, सैंड मतलब होती है बालू, ठीक है, और बालू की जो बॉडी होती है उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो लगाओगे ना। अब देखो मान लो ये यहाँ पे हॉलो बना रहे हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे ये कोर है, दिख रही है आपको। इस कोर में क्या करोगे, इस कोर को मतलब आपको सहारा देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए चैम्पलेट लगाओ, तो ये आपको किल टाइप की दिख रही है, ये यही चैम्पलेट होती हैं, ठीक है, बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पैटर्न के ऊपर वाला भाग क्या बोलते हैं, कोप बोलते हैं, नीचे वाला ड्रैग बोलते हैं, और बीच वाला भाग होता है उसको चीक बोलते हैं, ठीक, कोप ड्रैग एंड चीक, तो तीन पार्ट होते हैं, याद रखना। चलिए, बॉटम पार्ट, मिडल पार्ट और अपर पार्ट, इसके नाम याद रखना। बताइए क्वेश्चन नंबर 24, मेटल पैटर्न आर यूज फॉर, तो मेटल के जो पैटर्न होते हैं किस लिए यूज़ करें, स्मॉल कास्टिंग के लिए, लार्ज कास्टिंग के लिए, प्रीसाइज एंड इंट्रेट कास्टिंग के लिए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग। तो भाई मेटल के हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ मेटल की बनी है तो किसके लिए यूज़ करी जाएगी, लार्ज कास्टिंग के लिए, लार्ज कास्टिंग के लिए की जाएगी। और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में जो होते हैं वो वैक्स पैटर्न के लिए, वैक्स जो होता है मोम का पैटर्न बनाया जाता है, ठीक है। तो कास्टिंग से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, कास्टिंग से क्वेश्चन दे देता है वो रिफाइनरी वाला। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए बनाते हैं, मेटल पैटर्न आर यूज फॉर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑर्नामेंट आर कास्टेड बाय, तो ऑर्नामेंट होते हैं, आभूषण होते हैं, वो किस किस कास्टिंग से बनाए जाते हैं, कंटिन्यूस कास्टिंग से लिए, स्लस कास्टिंग, या फिर डाई कास्टिंग, या फिर सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, स्लस कास्टिंग, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होती है, उसमें क्या है, जो पाइप होते हैं, पाइप को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग को, इसके अंदर कोई भी कोर यूज़ नहीं होती, नो कोर यूज़, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी कोर यूज़ नहीं होती है, ठीक है, नो कोर यूज़, बार बार कह रहा हूँ, याद रखना, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में। और गहने जो बनाए जाते हैं या फिर ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं वो स्लस कास्टिंग में बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, आंसर बताइए। परमेबिलिटी नंबर इट्स द मेजर ऑफ, परमेबिलिटी जो होती है, बताइए क्या होता है इसका आंसर। परमेबिलिटी नंबर इज द मेजर ऑफ, तो एयर फ्लो रेट थ्रू द सैंड, वेंट्स इन ग्रीन सैंड, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ग्रीन सैंड, क्ले कंटेंट ऑफ सैंड। तो परमेबिलिटी वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो कि आपके पास बहुत सारी बालू है, ठीक है, बहुत सारी बालू है, मैं कहाँ बना रहा हूँ, इधर बना दूँ, ठीक है, बहुत सारी बालू है, मान लो ये ऐसे करके मैं बालू बना रहा हूँ,
तो बालू क्या है कि कोई भी चीज़ है, मान लो कोई भी गैस है, तो गैस अंदर से बाहर की तरफ निकलती है इस तरीके से, ठीक है। तो गैस का जो निकलना है ना, उसको परमेबिलिटी हम बोलेंगे यहाँ पे, पारगम्यता बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या है, एयर फ्लो रेट थ्राउ द सैंड, मतलब एयर फ्लो करना सैंड का मतलब मिट्टी के अंदर कितनी आपकी एयर फ्लो कर सकती है, ठीक है। तो एयर फ्लो रेट सैंड के अंदर ये आपको दिखाती है परमेबिलिटी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। मतलब सैंड होती है, आपकी मिट्टी होती है कोई भी, उसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे बालू के कण होते हैं, उसके अंदर कितनी एयर फ्लो कर सकती है उसके अंदर, ठीक है। तो एयर फ्लो रेट आपको शो कराती है परमेबिलिटी। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, आंसर बताइए क्या क्या आंसर होगा। द कॉमनली यूज फ्लक्स फॉर ब्रेजिंग। तो ब्रेजिंग में बताइए क्या होता है। एक तो वेल्डिंग होती है, ठीक है, वेल्डिंग हो गई, और एक ब्रेजिंग हो गई, ठीक है। तो याद रखना। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा। बोरेक्स यूज होगा, फिर स्लैग यूज होगा, या फिर कैल्शियम क्लोराइड या ब्लीड। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ब्रेजिंग में होता है वो बोरेक्स होता है, ठीक है। बोरेक्स मतलब सुहागा यूज़ करते हैं ब्रेजिंग करने के लिए। और वेल्डिंग में क्या करते हैं, वही वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोड में गैस वेल्डिंग होती है, ठीक है। गैस वेल्डिंग में कौन सी होती है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन होती है, C2H2 होती है, ठीक है। ये चीज़ होगी यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 देखिए, आंसर बताइए। सोल्डर इज अलॉय ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोल्डर जो होता है किसका अलॉय होता है, टिन या सिल्वर, कॉपर एंड टिन, टिन एंड लेड, लेड ऑफ कॉपर। बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, टिन एंड लेड, ठीक है। टिन एंड लेड का होता है सोल्डर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 तो हो गया, 29, क्वेश्चन नंबर 29, 29। इन ऑक्सी एसिलीन गैस वेल्डिंग फॉर कंप्लीट कंबस्शन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर पर यूनिट एक्सीलेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको कि कंप्लीट जो कंबस्शन होता है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर पर यूनिट एसिटिलीन आपको पूछ रहा है। तो कंप्लीट कंबस्शन के लिए इसका आंसर बताइए क्या होगा भाई, 1, 2 या 2.5 बताइए। तो कंप्लीट कंबस्शन के लिए आपका जो होगा ना ऑक्सी एसिलीन वेल्डिंग में, वो होता है 2.5 यूज़ होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का आयतन। अब यहाँ पे मैं बता दूँ 2.5 होता है, इसमें देखो मैं आपको क्लियर बता दूँ, 1 मोल जो होता है, 1 मोल जो होता है वो ऑक्सीजन होता है, O2 टेकिंग फ्रॉम सिलेंडर, ठीक है। और उसके बाद जब 1.5 होता है वो होती है टेकिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। कैसे होती है, टेकिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक, मतलब जो वातावरण से जो ऑक्सीजन आ रही है, एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन होती है वो होती है। तो ऑक्सीजन कैसे लेते हैं भाई, एक 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 मोल तो आ गई तुम्हारी सिलेंडर से, और 1.5 आ गई वो एटमॉस्फेरिक से आ जाती है, ठीक है। तो इस ये दोनों मिला के हो जाती है 2.5। तो इम्पोर्टेंट है भाई। चलिए, और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, ऑक्सीजन जो सिलेंडर बना होता है, 2 सिलेंडर होते हैं, एक तो होता है O2 का, एक होता है C2H2 का। ये एसिटिलीन है, ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिलेंडर जो बना होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, ब्लैक कलर। और ये इसका होता है मरून कलर, मरून कलर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मरून कलर नहीं आए तो रेड कलर लगाना, ठीक है, रेड कलर ऑप्शन भी आता है कभी कभार। तो ब्लैक कलर ये ध्यान रखना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, आंसर बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। सभी लोगों का आंसर बताना है। स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग एंड सीम वेल्डिंग द कैटेगरी ऑफ। तो सब वेल्डिंग पढ़नी है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग भी है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग भी है, सीम वेल्डिंग भी है। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आते हैं। तो ये किस कैसी है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, फिर फोर्स वेल्डिंग है, थर्मल वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग है, बताइए। तो आपको क्लियर आंसर बताइए, जल्दी जल्दी आंसर बताओ, समय थोड़ा कम रह गया है, और ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाता है तो दिक्कत हो जाती है। आप सभी को जुड़ने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ सभी लोगों से। और मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने। इसको बनाने में मुझे टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, कम 3-4 घंटे लग गए हैं इसमें बनाने में, बताइए। तो स्पॉट वेल्डिंग होती है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो होती हैं वो सीधे पूछ लिया जाता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है वो कितने टाइप की होती है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो होती है भाई, वो टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग कितनी, रेजिस्टेंस वेल्डिंग स्पॉट वेल्डिंग होती है, सीम वेल्डिंग होती है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग होती है, बट वेल्डिंग होती है, और फ्लैश बट वेल्डिंग होती है। तो ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। स्पॉट वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग इंपॉर्टेंट। स्पॉट वेल्डिंग में क्या है
कि आपका स्पॉट लगता है, मान लो ये वेल्डिंग कर रहे हो तो स्पॉट लगेगा दो दो प्लेट के बीच में, एक स्पॉट पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। सीम वेल्डिंग में क्या है, अगर दो रोलर के पास बीच में से कोई भी वेल्डिंग प्लेट गुजारी जाती है। प्रोजेक्शन में क्या है कि इस तरीके से आपको प्रोजेक्शन बनेगा, ठीक है, इस तरीके से आपका प्रोजेक्शन बनेगा, ये प्रोजेक्शन है, इस तरीके से कोई प्रोजेक्शन हो उसके बीच में से इस तरीके से वेल्डिंग करोगे आप, ठीक है, तो ये टाइप का होगा प्रोजेक्शन वेल्डिंग। तो ये ध्यान रखना आप। चलिए इसका आंसर बताइए क्या आंसर होगा, 31 का आंसर बताइए, सभी लोगों को बताना है 31 का आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ आपको। टीआईजी जो वेल्डिंग होती है यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखना अभी यहाँ पे। टीआईजी की फुल फॉर्म होती है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है, एक तो होती है। और टीआईजी का जो यूज़ किया जाता है वो इलेक्ट्रोड होता है, वो टंगस्टन का होता है, इसलिए बोला टंगस्टन। तो टीआईजी के बारे में आपको बता दूँ, टीआईजी होती है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म। टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और जो ये होता है वो नॉन कंज्यूमेबल होता है, नॉन कंज्यूमेबल मतलब घिसता नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे सबसे ज़्यादा। और उसके बाद एक आता है MIG, ठीक है, क्या आता है MIG, तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज़ होगा वो वायर इलेक्ट्रोड यूज कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, कंज्यूमेबल होता है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है और घिसता है वो, याद रखना। और हमेशा, और ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड MIG में, ओके। और MIG वेल्डिंग में आपको देखो जो यूज़ होंगी, जो गैस यूज होती हैं, ठीक है, इनर्ट गैस होती हैं, वो आर्गन होती है और प्लस O2 भी CO2 होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और वहाँ पे कौन सी होगी भाई, जो इनर्ट गैस जो होती हैं, इनर्ट गैस वो यहाँ पे आर्गन, ठीक है, और हीलियम यूज़ करी जाती हैं वैसे तो, ठीक है, याद करना। इनर्ट गैस यूजली यूज़ करते हैं कि मतलब वेल्डिंग जब हम करते हैं तो बाहर से वातावरण जो एटमॉस्फेरिक जो गैसें होती हैं उस पर इफेक्ट ना करें, ठीक है, ये चीज़ होगी यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, करेक्ट आंसर बताना है सभी को, ध्यान से बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए भाई। थर्मेट वेल्डिंग एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड मिक्स द प्रोपोर्शन ऑफ, बताइए भाई। देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि थर्मेट वेल्डिंग सबसे पहले मैं बता दूं, थर्मेट वेल्डिंग जो यूज़ होती है वो जो रेल्स होती हैं, रेल ट्रैक होते हैं, ठीक है। अब रेल ट्रैक को जोड़ने के लिए यहाँ पे थर्मेट वेल्डिंग यूज़ करेंगे इस जगह पे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हुई रेल ट्रैक के लिए। बाकी थर्मेट वेल्डिंग में एल्यूमिनियम और आयरन का जो वो होता है रेशियो होता है, वो क्या होता है 1:3 होगा, यहाँ पे C ऑप्शन होगा। देखो 3:1 भी कभी कभी आता है, तो ये याद रख लो कि एल्यूमिनियम जो होता है और आयरन जो होता है, एल्यूमिनियम को कितना रखते हैं, एल्यूमिनियम को रखते हैं 1, ठीक है। यहाँ पे थर्मेट वेल्डिंग में आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पे आयरन एल्यूमिनियम को रखते हैं 1 और आयरन को रखते हैं 3, ठीक है। तो कैसे भी पूछा सकता है, वो पूछ सकता है आपको आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड, कैसे भी पूछ सकता है, उस तरीके से रेशियो रखना है आपको। तो आपको याद रखना है 1:3 होता है, ठीक है। तो 3 जो होता है वो क्या होता है, 3 जो होता है वो आयरन होता है और 1 होता है एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। चलिए, और जो वेल्डिंग होती है, ये वेल्डिंग आपको ट्रैक में यूज़ करी जाती है, वो 25 mm के गैप में करी जाती है, 25 mm, और रेल ट्रैक और रिपेयर ब्रोकन कास्टिंग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ पे इस तरीके से आपको फिगर में दिखा दूँ, ये फिगर मैंने लिया है। तो देखो ये ट्रैक है, आपको दिख रहा होगा, इस तरह ट्रैक पे आपको इसी वेल्डिंग हो रही है। कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे शक्तिमान, जो क्या कर रहे हैं, ये वेल्डिंग कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे आंसर बताइए 33। ए मूविंग मेंटल इज यूज इन, मूविंग मेंटल जो होता है वो यूज़ किस लिए होता है, वायर ड्राइंग के लिए, मेटल ड्राइंग के लिए, ट्यूब ड्राइंग के लिए, फॉर्जिंग के लिए। करेक्ट आंसर बताना भाई, सभी लोगों को आंसर बताना है। मूविंग मेंटल जो होता है किस लिए होता है, बताइए। ट्यूब ड्राइंग के लिए होता है, ट्यूब ड्राइंग के लिए होता है। तो आपने प्रोडक्शन जब पढ़ा होगा तो इस तरीके से आपको प्रेशर फिगर तो बनानी नहीं यार, मुझ पर ध्यान भूल गया मैं, चलो कोई नहीं। मूविंग मेंटल जो होता है वो ट्यूब ड्राइंग के लिए होता है, ठीक है, ये याद रख लो। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, दिमाग है ना, कभी कभी दिमाग में फिगर आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आ पाते, तो प्रोसेसिंग है दिमाग की कैसे चल रहा है। प्रेशर मुझे भी हो जाता है ना, आपका एग्जाम है तो मुझे भी तो टेंशन हो जाती है। देखिए रूबी क्रिस्टल कंटेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड, तो रूबी क्रिस्टल जो होता है
वो क्या रूबी क्रिस्टल में एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड क्या कंटेन होते हैं बताइए। निकेल होता है या फिर टंगस्टन होता है, क्रोमियम होता है या फिर टाइटेनियम होता है। रूबी क्रिस्टल में क्या होता है भाई, यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्रोमियम। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। बताइए भाई, करेक्ट आंसर बताना है सभी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप रिफाइनरी में जा रहे हो, आपको ये देखने को जरूर मिलेगा। बेबिट मेटल इज अलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बेबिट मेटल होता है वो लीड एंड टिन के लिए, टिन होता है या फिर लीड एंड मैग्नीशियम होता है। तो जितने भी मेटल हैं, देखो मेटल से वीडियो मैंने बना दिया है एक, जाना देखो मेटल्स कंपोजिशन बाई एमआर के स्टडी ऐसे डालना। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही बनाया था मैंने, तो सारे मेटल्स बेबिट मेटल भी है, रोल्ड गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, जितना भी मतलब मैंने बनाया था, मुंज मेटल है, सारे बना दिए मैंने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, लीड एंड टिन, लेड एंड टिन हो जाएगा ये आंसर। अब यहाँ पे देखो बेबिट मेटल, मैंने आपको बता दूं बेबिट मेटल होता क्या है कि ये आपको बियरिंग दे रही है। ठीक है, बियरिंग का जो कवर है, ये बियरिंग के कवर में ऊपर जो लाइनर होता है, ठीक है, उसको लाइनर को, तो बेबिट मेटल से बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है ये। इसमें जो एंटी मनी है, ठीक है, एंटी मनी आपको 88% दे रखी है और 8% कॉपर दे रखा है। एंटी मनी और कॉपर इसमें दे रखा है, नहीं दे रखा है। ठीक है, चलिए तो ये आंसर इसका वैसे ये करेक्ट है। ठीक है, एंटी मनी एंड कॉपर होता है कंपोजिशन बेबिट मेटल का। और बियरिंग की जो लाइनर होती है, ठीक है, लाइनर में यूज़ करा जाता है, इसको मैंने बता दिया था कुछ दिन पहले ही। और मुंज मेटल होता है, मुंज मेटल आपने कॉपर एंड जिंक का मेटल पढ़ा होगा, कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, जो ब्रास के लिए यूज़ करते हैं, मतलब लेकिन वहाँ पे कंपोजिशन सेम होता है, मतलब लेकिन इसकी क्वांटिटी परसेंट में वो अलग अलग होती है। तो मुंज मेटल जो होता है, ये तो आपको दिख रहा है मुंज मेटल, मतलब इसको बोलते हैं येलो ब्रास। ठीक है, तो यहाँ पे 60% कॉपर होती है, 40% जिंक होती है। वहाँ पे क्या होता है, 70-30 का रेशियो होता है। ठीक है, ब्रास में। चलिए नेक्स्ट देखिए, आंसर बताइए 36 नंबर क्वेश्चन। करेक्ट आंसर बताना है। विच इज द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। इट कैन मशीनिंग वेरी हार्ड मेटल, आपको फॉल्स बताना है, तो ये सही है। वेरी गुड सरफेस फिनिशिंग ऑप्शन, ये सही है। सेक्शन टू बी मशीन शुड बी थिक, नहीं ये गलत है। मेटल रिमूविंग रेट वेरी स्लो, ये सही है। तो इसका फॉल्स हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सेक्शन टू बी मशीन शुड बी थिक, मतलब मशीन करने के लिए परचेज मोटा होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए भाई, पतला होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 बताइए, 37 का क्या आंसर हो जाएगा। द इलेक्ट्रोलाइट यूज ECM प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है वो क्या होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, वाइट स्प्रिट होता है, एक्विस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट होता है, नन ऑफ अबव। बताइए क्वेश्चन नंबर 37। आज तो मैंने आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा दिए हैं। चलो बताओ भाई क्या आंसर उसका हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्विस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, मतलब साधारण नमक का एक्वस घोल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्या होगा, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग आर। तो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग होती हैं वो क्या होती हैं बताओ, हाइड्रोडायनामिक बियरिंग होगी या स्लीप बियरिंग होगी, थिन लुब्रिकेटेड बियरिंग होगी, बॉल एंड रोलर बियरिंग। एंटी फ्रिक्शन बियरिंग मतलब इसमें कोई फ्रिक्शन होने से बचाने के लिए। ठीक है, बताइए एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कौन सी होती है, बॉल एंड रोलर बियरिंग होती है। हमेशा इसको रट लो, ठीक है, क्वेश्चन को याद कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ वर्म एंड वर्म व्हील सिस्टम इज। क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ वर्म एंड वर्म व्हील की इफिशियंसी जो होती है क्या होती है, जल्दी बताओ। 1 - cos⁵ 1 + cos⁵। क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर इसका हो जाएगा क्या, 1 - sin⁵ होता है, क्या होता है 1 - sin⁵ 1 + sin⁵ होता है। ठीक है, मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ वर्म एंड वर्म व्हील सिस्टम के लिए 39 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और 40 का देखिए आंसर बताइए, बस 10 क्वेश्चन और रह गए हैं। ठीक है, 40 बताइए, वाई आर गियर टीथ मेड ऑफ हार्डर। मतलब क्यों गियर के दांते सख्त बनाए जाते हैं, टू अवॉइड एब्रेशन, टू अवॉइड पिटिंग, टू अवॉइड वियर, और इसके बाद क्या है, टू अवॉइड टेंसाइल स्ट्रेंथ। बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ आंसर। कुछ लोग ये आंसर बता पा रहे हैं, जल्दी, जितना जल्दी आप बताओगे उतना बढ़िया रहेगा मेरे लिए। मैंने इसीलिए आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराए हैं, क्योंकि मैं भी जानता हूँ आपके पास टाइम नहीं है और बहुत तैयारी कर रहे होंगे आप सभी लोग। देखो तो इसका आंसर होगा सी आंसर। ठीक है, टू अवॉइड वियर, घर्षण को रोकने के लिए। सही है ना।
ठीक है, यही आंसर इसका है। चलिए, आंसर इसका हो जाएगा 40 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बताइए, सभी लोगों को बताना है। गैस थ्योरी ऑफ फेलर इज एप्लीकेबल फॉर फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गैस थ्योरी जो होती है वो किसके लिए होती है, बताइए। गैस थ्योरी होती है, बताइए जल्दी जल्दी बताओ। ब्रिटल मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल। तो गैस थ्योरी जो होती है वो क्या होती है, डक्टाइल मटेरियल के लिए होती है, ठीक है। और रैंकाइन थ्योरी होती है वो ब्रिटल मटेरियल की होती है, रैंकाइन थ्योरी। ये क्वेश्चन पक्का आता है, ध्यान रखने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पक्का आता है हर बार एग्जामिनेशन में। तो रैंकाइन थ्योरी ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं, और गैस थ्योरी जो होती है, गैस थ्योरी होती है वो डक्टाइल मटेरियल के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। आंसर बताइए क्या होगा। कह रहा है एक कॉइल इज कट इनटू हाफ, द स्टिफनेस ऑफ कट कॉइल्स विल बी। मतलब एक कॉइल है आपकी, इसको आपने क्या करा, दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, तो इसकी जो स्टिफनेस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो अलग अलग हो जाएगी, तो डबल हो जाएगी, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए, क्या आंसर हो जाएगा, बताइए। टू स्प्रिंग स्टिफनेस K1 K2 रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू सीरीज, व्हाट विल बी द स्टिफनेस ऑफ कंपोजिट स्प्रिंग। तो किसमें भाई, सीरीज में जुड़ी हैं, जब सीरीज में जुड़ी होती हैं तो 1/K बराबर 1/K1 प्लस 1/K2 जोड़ते हैं, और K1 K2 अगर एलसीएम लोगे आप तो ऊपर आ जाएगा K1 और K2, और जब उल्टा करोगे तो K का जब वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा यहाँ पे K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, के का वैल्यू जब निकालोगे तब। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 44, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्या करेक्ट आंसर होगा 44 का। द सेंसिटिवनेस ऑफ आइसोकोरेंस गवर्नर। तो आइसोकोरेंस गवर्नर की जो सेंसिटिविटी होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है, याद कर लो इसको, इनफाइनाइट होती है लास्ट टाइम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग द टाइप ऑफ पेंडुलम गवर्नर। तो पेंडुलम गवर्नर जो है वो क्या होगा, हटल गवर्नर होगा, ये प्रोइल गवर्नर होगा, पोर्टर गवर्नर होगा, वाट गवर्नर होगा, बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा वाट गवर्नर, ठीक है। मतलब पेंडुलम टाइप का जो गवर्नर होता है वो वाट गवर्नर होता है। अब यहाँ पे गवर्नर का टाइप है वो आपको तैयार कर लेने हैं सारे, ठीक है। गवर्नर के टाइप जो होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर में, देखो पेंडुलम टाइप का गवर्नर होता है, एक लोडेड टाइप का गवर्नर होता है। तो पेंडुलम टाइप के गवर्नर में वाट गवर्नर आता है हमेशा। उसके बाद जो लोडेड टाइप का गवर्नर होता है उसमें डेड वेट टाइप का गवर्नर होता है, और स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर होते हैं। तो डेड वेट टाइप का गवर्नर होता है वो दो टाइप का होता है, प्रोइल, यहाँ पे पोर्टर गवर्नर होता है और प्रोइल गवर्नर होता है, ठीक है। इसके बाद स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर आते हैं, ये होते हैं चार टाइप के। वो कौन कौन से होते हैं, हार्टलैंड गवर्नर होता है, हार्टन गवर्नर होता है, विल्सन हार्टलैंड गवर्नर होता है, पिकरिंग गवर्नर होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा था ग्रामोफोन, ग्रामोफोन में यूज होता है गवर्नर, वो बताना क्या आंसर हो जाएगा, बताइए, ठीक है, बताना, ठीक है, सभी लोग बताना क्या आंसर हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 देखिए, 46। द स्कॉच योर मैकेनिज्म इज इन्वर्जन ऑफ। तो स्कॉच ऑफ मैकेनिज्म जो होता है वो इन्वर्जन किसका होता है, बताइए। मतलब इन्वर्जन होता है किसी भी लिंक को फिक्स करके कोई भी एक अलग चीज़ बना देना, ठीक है। जैसे मान लो आप चार लिंक है, कोई भी चीज़ को फिक्स कर रहे हो, उसके बाद फिर वो कोई नई चीज़ बन जाती है तो उसको इन्वर्जन बोलेंगे। 4 बार लिंक चैन होता है, डबल स्लाइडर कैंक या सिंगल स्लाइडर कैंक या नन ऑफ दैट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ मशीन का क्वेश्चन है। तो डबल स्लाइडर कैंक इसमें यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। स्कॉच योर मैकेनिज्म इन्वर्जन होता है वो डबल स्लाइडर कैंक का होता है। 47 का बताइए, क्वेश्चन नंबर 47, 47। सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑपरेशन इन सीरीज विल रिजल्ट। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है अगर सीरीज में अगर जोड़ा जाता है उसको, ठीक है, सीरीज कंडीशन में अगर जोड़ा जाता है, सीरीज कंडीशन में दोनों को, कोई दो पाइप हैं एक और दो, उसको सीरीज कंडीशन में जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे हेड होता है, वो हेड बढ़ जाएगा, ठीक है। हेड का मतलब होता है आपका, कोई टैंक में आप वाटर भर रहे हो, ठीक है, टैंक है वहाँ पे, वाटर भर रहे हो तो कितना ऊंचाई तक, कितनी हाइट तक ये भर गया है तो उसको हेड बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 48 क्या आंसर होगा। डिस्चार्ज थ्राउ ए डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप इज गिवन बाई।
तो डिस्चार्ज जो होता है डबल एक्टिंग पंप के, देखो सिंगल एक्टिंग पंप के लिए और डबल एक्टिंग, तो LAN अपॉन 60, ये तो सिंगल एक्टिंग पंप के लिए, सिंगल एक्टिंग पंप के लिए, ठीक है। और डबल एक्टिंग पंप के लिए 2LAN अपॉन 60, ठीक है। तो 2 लगा देंगे बस इसमें, तो 2LAN अपॉन 60 ये डबल एक्टिंग पंप के लिए डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। और ये होता है आपका रेसिप्रोकेटिंग इंजन के लिए, रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए, ठीक है, डिस्चार्ज। आगे देखिए, पंप से क्वेश्चन करा दिए, मैं अभी अभी सब कुछ बताने वाला हूँ आपको, थोड़ी देर रुक जाइए। इसके बाद क्या होगा, कैविटेशन। कैविटेशन क्या होता है, बहुत बार बता चुका हूँ, जब पंप वाला वीडियो देखोगे तब आपको पता है। कैविटेशन जो होता है वो हाई प्रेशर के लिए, हाई प्रेशर होगा या लो प्रेशर होगा, ठीक है। कैविटेशन होगा वो लो वेपर प्रेशर के कारण होता है। किसके कारण होता है, लो वेपर प्रेशर, ठीक है। लो वेपर प्रेशर आए या फिर लो प्रेशर आए, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। और कैविटेशन जो है वो मैंने डिटेल में बताया आपको पंप वाली वीडियो, तो अभी मैं बताऊंगा जस्ट कि कैसे आपको देखना है वो वीडियो। बताइए क्वेश्चन नंबर 50, थोड़ा समय मेरे पास भी कम है इसलिए मैं आपको करा दिया जल्दी जल्दी। देखिए, पर्ट हैज़ फॉलोइंग टाइम एस्टिमेट। पर्ट होता है, पर्ट का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, पर्ट होता है प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, ठीक है। ये आपका इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, वो मैंने कराई है डिटेल में, अच्छी तरीके से क्वेश्चन कराए हैं मैंने, तो आप चाहो देख सकते हो। तो 3 टाइम एस्टिमेट होता है, ठीक है, 3 टाइम एस्टिमेट होता है, याद रखना, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। बाकी देखो फाइनली क्या करना है, अभी कुछ रुक जाना, अभी 1 मिनट जाना नहीं, ठीक है। फाइनली आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना भाई, बहुत मेहनत लगी है इसमें वीडियो बनाने में, ठीक है, लाइक कर देना। और यहाँ पे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं MR की स्टडी को कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे इसकी PDF मैं अपलोड कर दूंगा। आज जैसे मैं PDF बना रहा हूँ आपको 19 को, तो 20 को मैं दिन में अपलोड कर दूंगा इसको, ठीक है। तो आप रिविज़न कर लेना इसको, बाद में देखिए, बाद में क्या है, इस PDF में आपको चीज़ें मिलेंगी क्या, या फिर वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो जूनियर इंजीनियर वाली। तो फ्लूइड के 25 क्वेश्चन कराए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेट नंबर 6 है ये, ठीक है। IUCL रिफाइनरी वाला देखना है, तो IUCL बाई आप डालोगे IUCL बाई MR की स्टडी, तो भी ये वीडियो आपको मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसने देखा होगा उसको पता होगा। 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सही बता रहा हूँ। ये वाला आपने वीडियो देख लिया, तो रिफाइनरी हो या फिर पाइपलाइन का वीडियो हो, पाइपलाइन का हो, इसमें से लगभग तो को 20 क्वेश्चन आपको पक्के मिलेंगे 150 क्वेश्चन में से, मैं रियली बता रहा हूँ, ज़्यादा ही मिल सकते हैं। मैं क्यों डिटेल में पढ़ाया इसको मैंने, 70% कवर इसीलिए लिखा हुआ है, देख लेना एक बार इसको, दिल से बता रहा हूँ भाई, सभी लोगों से कह रहा हूँ, इसको देख लेना एक बार, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये मैंने कराया था बॉयलर, ठीक है, बॉयलर से क्वेश्चन बनेंगे पक्का, क्योंकि बॉयलर है और हीट एक्सचेंजर है, ये सारी चीज़ें हैं। तो सेट नंबर 7 ये कराया है मैंने, तो ये भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कराया था, इसके बाद मैंने कराया था ये पंप के 25 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन के अगर पंप के कर लोगे, इससे एक भी बाहर नहीं जाएगा आपका, पक्का बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो ये सारे आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। देखो इंडस्ट्रियल भी मैंने कराई है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे मैंने पार्ट और CPM दोनों कराए, यहाँ से मतलब 10-15-20 मिनट का वीडियो है, तो ये भी देख सकते हो आप, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बाकी प्लेलिस्ट देखो, इस PDF में आपको सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, जब इसको टच करोगे तो प्लेलिस्ट पर पहुँच जाओगे आप, ठीक है। तो ये PDF मैं जब अपलोड करूँगा तब आपको मिलेंगी सारी वीडियो। तो जब 20 तारीख जब होगी, तब आपको 20 को शाम को ये सारी चीज़ें देख लेनी है, ठीक है। जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, जहाँ तक है मैं सुबह ही अपलोड कर दूंगा, 9-10 बजे के टाइम पे आपको जल्दी से जल्दी वीडियो आपको सारी मिल जाएंगी। तो इस पर टच करोगे ना, टच लिंक यहाँ पे टच करोगे तो प्लेलिस्ट पे सीधे पहुँच जाओगे, तो जो भी वीडियो देखनी है वो देख लेना, ठीक है। तो भाई बहुत इफ़र्ट किया है, तो इस इफ़र्ट के लिए आप लाइक कर देना वीडियो को। चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, बेस्ट ऑफ लक भाई, और अच्छे से एग्ज़ाम देना, ठीक है। और बताना, सभी लोगों को बताना ज़रूर है, टेलीग्राम पे जुट जाना और सभी लोगों को क्वेश्चन बताना किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या क्या क्वेश्चन आए थे, जिससे क्या है कि अगली बार जब नेक्स्ट टाइम पे एग्ज़ाम हो, तो आप सभी लोगों की जैसे अभी हेल्प कर रहा हूँ मैं, उस टाइम से अगली बार भी हेल्प कर सकूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।